अब हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सीकेडी। इसमें क्या होता है, जो किडनी रहती है वो डैमेज होना शुरू कर देती है और जो उसका फंक्शन रहता है ब्लड को फिल्ट्रेट करने का जो काम रहता है, धीरे धीरे वो चीज़ कम होने लगती है। ठीक है, तो सीकेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज और एन एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। मतलब एस्टिमेटेड यानी ऑन एन एवरेज जितना वो किडनी फिल्ट्रेट करती है ब्लड को, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। और इसका अपन सीकेडी से क्या रिलेशन मानेंगे, अगर जो EGFR है, एस्टिमेटेड GFR जो है वो 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम हो रहा है, लगातार जो रेंज है इसकी 3 महीने तक इससे कम आ रही है, तो हम इस चीज़ को किसके अंडर लेते हैं, सीकेडी के अंदर लेते हैं। 1.73 इसलिए लिया है कि जो एडल्ट बॉडी रहती है, ऑन एन एवरेज एडल्ट बॉडी रहती है, उसका बॉडी सरफेस एरिया रहता है 1.73 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सीकेडी इज ए स्टेट ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस अल्टीमेटली रिजल्टिंग फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सच एज डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन। लास्ट में आते आते किडनी अपना फंक्शन करना टोटली बंद कर देती है, तो हमें इसमें क्या करना रहता है कि डायलिसिस वाली कंडीशन आ जाती है या फिर सीधे ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी इम्पॉर्टेंट है स्टेजिंग, कि किस प्रकार से इसकी स्टेजिंग की गई है। ठीक है, केडिगो के अंदर स्टेजिंग ऑफ सीकेडी और क्लासिफिकेशन ऑफ सीकेडी। ठीक है, तो दो प्रकार से होती है, एक तो एल्ब्यूमिन और केराटिन रेशियो के बेसिस पे इसकी स्टेजिंग की हुई है और GFR वैल्यू के बेसिस पे इसकी स्टेजिंग की गई है। टोटल 6 कैटेगरीज हैं और ये हमें याद रहना चाहिए कि अगर 90 से ऊपर रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, G2 यानी 60 to 18 के बीच में तो माइल्डली रिड्यूस हुआ है GFR, मतलब जो फिल्ट्रेशन करने की कैपेसिटी है वो क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। G3A के अंदर 45 to 59 मॉडरेट रिडक्शन होगा और G3B के अंदर 30 to 44 के अंदर मॉडरेट से सीवियर के बीच में आएगा। G4 में क्या होगा, 15 to 29 जिसमें सीवियर रिडक्शन हुआ, और अगर 15 से कम आ रहा है, 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है, तो वो कंडीशन किसकी होती है, किडनी फेलियर की होती है। हमने पहला कैटेगरी देख लिया, पहला क्लासिफिकेशन देख लिया, किसके अकॉर्डिंग, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट की बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं एल्ब्यूमिन और केराटिनिन रेशियो के बेसिस पे। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है और ये यूरिन से कितना पास आउट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन केराटिन रेशियो। अगर केराटिन रेशियो के बेसिस पे इसलिए लिया गया है क्योंकि एक फिक्स अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट में यूरिन में केराटिन पास आउट होता है, तो हम इसकी रेंज लेके एल्ब्यूमिन का रेशियो निकालते हैं, इससे ज्यादा या फिर कम। ठीक है, अगर हम नॉर्मल निकालें, केराटिन का नहीं निकाले, तो क्या होता है कि अगर पानी का इंटेक ज्यादा है तो यूरिन ज्यादा पास आउट होगी। इन केस क्या होगा, मान लो एल्ब्यूमिन ज्यादा पास भी हो रहा है तो पानी भी ज्यादा, यूरिन भी ज्यादा पास हो रही है, तो एल्ब्यूमिन हमें नॉर्मल लगेगा। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भाई एल्ब्यूमिन नॉर्मल है, ठीक रेंज में निकल रहा है, लेकिन पानी कम लिया तो कंसंट्रेटेड यूरिन निकल रही है, तो जिससे हमें क्या लगेगा कि हाँ एल्ब्यूमिन ज्यादा है। तो वाटर के कंपेयर में जो यूरिन पास हो रहा है उससे कंपेयर में हम केराटिन के कंपेयर से करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि केराटिन एक कांस्टेंट अमाउंट में बाहर निकलता है, जिससे हम एल्ब्यूमिन का रेशियो लेते हैं। A1 कितना रहेगा, 30 mg पर ग्राम, जितना क्या है नॉर्मल लिया जा सकता है। 30 to 29 अगर रहा तो माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, और अगर 300 mg पर ग्राम रह रहा है तो मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, टाइप सेकेंड हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, नेफ्राइटिस हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या फिर कोई सिस्टिक डिजीज हुई, हेरिडिटी सिस्टिक डिजीज हुई। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो इस चीज को बढ़ाने वाले क्या क्या हो सकते हैं, जिन्हें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे नहीं, जिन्हें आप ओल्ड एज हुआ या फिर जेंडर के बेसिस पे देखें तो मेल जेंडर के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉन वाइट एथनिसिटी मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो वाइट नहीं है, उनके अंदर हम रिस्क फैक्टर्स इसके ज्यादा देख सकते हैं, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर हुआ।
और मॉडिफाई हम जिसे कर सकते हैं वो क्या है, हाइपरटेंशन हुआ, प्रोटीन यूरिया हुआ, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिजीज हुई। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। जनरली जो सीकेडी रहता है वो शुरुआती स्टेज में एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब इसके कोई साइन नहीं आते हैं। जब ये स्टेज 4 और 5 को अटेम्प्ट करता है, जब वो स्टेज 4 और 5 पे आता है, तब धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, स्लीप प्रॉपर नहीं आएगी, मेंटल शार्पनेस डिक्रीज हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स आएंगे, पर्सिस्टेंट प्यूराइटिस यानी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग होगी। सीधी सी बात है, अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है, फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होंगे, जिस वजह से हमें क्या आएगी, प्यूराइटिस मतलब इचिंग आएगी, पूरे होल बॉडी में इचिंग आएगी। ठीक है, ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी पल्मोनरी एडिमा की वजह से, हाइपरटेंशन हो जाएगा, एपिटाइट लॉस हो जाएगा, फटीग वीकनेस हो जाएगी, या फिर ओलिगोयूरिया हो जाएगा। साइन में हम क्या देखेंगे कि ऑल ओवर बॉडी में क्या रहेंगे, स्क्रैच मार्क्स रहेंगे। क्यों, खुजालने की वजह से, ड्यू टू प्यूराइटिस। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे देखते हैं। डायग्नोसिस जो हमने देखा, जो स्टेजेस था वो आते हैं इसके अंदर कि एक तो GFR टेस्ट हुआ, ठीक है, ब्लड टेस्ट हुआ, CBC ESR हुआ, या फिर कोई पेशेंट की हिस्ट्री हुई, उस बेसिस पे हम इसका क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, हम जनरल मैनेजमेंट करेंगे, जो ऐसी ड्रग्स देंगे जो GFR के लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अगर रिवर्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, मतलब ऐसे कॉज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करेंगे। जो किडनी डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, मतलब किडनी खराब होने की जो प्रोग्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, स्लो करेंगे। ठीक है, या फिर अगर किडनी खराब हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपीज देंगे, जिसमें क्या आता है, तो हीमोडायलिसिस आता है और रीनल ट्रांसप्लांटेशन आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे समझ के पढ़ें, ताकि आप एज इट इज पूरा पेपर में लिख के आए तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू।